हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। मैं अभिषेक राव, रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तस्वीर भी आप लोगों को दिख रही होगी। मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेट्स को लेकर आया हूं। कहीं ना कहीं आप सभी लोगों की डिमांड थी कि सर टॉपर से इंटरव्यू कराइए, कब से टॉपर से इंटरव्यू होंगे। तो मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स को लेकर आया हूँ, जिन्होंने अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एसएससी सीजीएल 2020 का रिजल्ट आया है और इन्होंने 160 रैंक एएसओ इन एमईए इन्हें मिला हुआ है और हासिल किया है। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं दोस्तों, ये अभी करंट में एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पर है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप सभी लोगों को वीडियो पूरी देखना है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। और आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चंस थे कि सर टॉपर जो बनते हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से उनकी स्ट्रेटजी रहती है, सब कुछ यहाँ पर शेयर करेंगे। और आज मतलब मैं नहीं, आज आपके बीच में विकास जी यहाँ पर कनेक्ट है और मैं आप सभी लोगों को विकास जी का थोड़ा सा इंट्रो आप लोगों को बता चुका हूँ और विकास जी आपको खुद बताएंगे अपने बारे में। तो चलिए विकास जी, आप थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए अपने बारे में और फिर डिस्कस करते हैं। आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको डिस्कस करना है आपसे और आपसे पूछना है। तो जो जितने भी विगनर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं या अभी जिनका हाल फिलहाल में एग्जाम है दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं उनको मदद मिलेगी आपके इंटरव्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विकास जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं अभिषेक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। ठीक है। थैंक यू। जहाँ तक शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं अपने परिचय से शुरू करना चाहता हूँ। जैसा कि अभिषेक ने आप सभी को बता दिया कि मेरा नाम विकास कुमार है। मैं अभी 23 वर्ष का हूँ। मैं मधुबनी जिले से बिलोंग करता हूँ। शायद पता ना हो, मधुबनी जिला बिहार में है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में बीए से की है और मेरा जो पढ़ाई का माध्यम रहा है वो हिंदी माध्यम से रहा है। तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। आपके जो भी सवाल है विषय का आप पूछ सकते हैं हमसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा विकास जी के बारे में और मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपसे ही है विकास जी कि आपको 2020 में जो एएसओ इन एमईए पोस्ट मिला है, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी क्या? हाँ अभिषेक, एएसओ इन एमए मेरी पहली प्रेफरेंस थी। अच्छा, तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आप वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप अभी एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे थे, तो क्या आप एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट से खुश नहीं थे? तो आपने अभी जो 2020 का एग्जाम दिया और इसमें आपको जो रैंक मिली है, आपको जो पोस्ट मिली है, तो मतलब आप इसका मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर से खुश नहीं थे क्या? ऐसा नहीं है अभिषेक। जब मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी शुरू करी थी, ये मैंने अक्टूबर 2019 से शुरू की। ठीक है। तो उस टाइम में मुझे बस इतना पता था कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू यूडीसी की पोस्ट मिलती है, मुझे ज्यादा कुछ जानकारी नहीं था। जैसे जैसे मैंने तैयारी करना शुरू किया, जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानना शुरू किया, तो मुझे एएसओ इन एमईए जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट लगा। हालांकि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पोस्ट है और ये काफी डिमांड में रहती है। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन था या मेरा जो ड्रीम एएसओ इन एमईए था। मैंने 2019 की तैयारी करी बट मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि अनलकीली मेरा जो पेपर था वो 18 नवंबर वाले शिफ्ट में पड़ गया था, जो बहुत ही इजी शिफ्ट साबित हुआ। और मेरे दो क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स के कारण गलती हो गई मैथ्स में, जिसके कारण मेरे स्कोर उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे कि मैं पहले अटेम्प्ट में एमईए ले पाता। ये बात मुझे पहले ही पता चल गई थी जैसे ही आंसर की आउट हुआ और चर्चा जैसे चल रहा था। तो 2019 के थ्रू मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर का मैंने पहला प्रेफरेंस तो एमईए डाला था लेकिन वो मुझे मिला नहीं। मैंने सेकंड प्रेफरेंस जो डाला था वो था एक्साइज इंस्पेक्टर, तो वो मुझे मिल गया था। हालांकि मैं और सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल था बट मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर डाला था तो मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का ही पोस्ट मिला। ओके। अच्छा, आपसे मैं सबसे पहले ये स्ट्रेटजी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा साइड में रखते हुए मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने जैसे कि बताया कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपने अपना डिस्ट्रिक्ट भी बताया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बताया किसने, आपको गाइड किसने किया कि आप एसएससी सीजीएल में जाइए?
आप मतलब आपको किसने मतलब ये ऐसा गाइडेंस दिया जो आप एसएससी सीजीएल की तरफ से बहुत ही अट्रैक्टिव हुए? इसका भी एक बहुत मजेदार किस्सा है। एक बार मैं अपने ननिहाल गया था, तो मेरे मामा ने मेरे से सवाल किया कि आप क्या कर रहे हो अभी। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हो गए हो, आपकी ग्रेजुएशन जस्ट एक साल बाद कंप्लीट होने वाली है। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि उस टाइम तक मैं टीचिंग किया करता था, मैं होम ट्यूशंस पढ़ाया करता था, जिससे मेरा मतलब जो घर चलना हो कहते हैं या अपना पॉकेट खर्च निकालना, ये हो जाता था मेरा। बट मेरे को उस टाइम समझ में आया कि बस इससे कुछ हो नहीं सकता आगे। ट्यूशन पढ़ाने से ही फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है, तो किसी न किसी चीज की तो तैयारी करनी। तो किसी ने मुझे बैंकिंग के लिए गाइड किया था। तो जब मैंने बैंकिंग के लिए एक ट्यूशन देखा, तो वहाँ पास में एक ऑफलाइन से एक टीचर थे, संजीव सर करके थे। तो मैं वहाँ जाने लगा। 2-3 महीने के बाद मुझे एक पता चला एक सीनियर से कि एसएससी का एग्जाम होता है, उसमें अच्छे पोस्ट मिलते हैं, यूडीसी की पोस्ट मिलती है, लाल बत्ती गाड़ी मिलती है, ऐसा ही करके उन्होंने कुछ बताया था, जो कि एकदम गलत है, ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं उससे बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि इन्फ्लुएंस हो जाना। हालांकि उनका एक एक दो प्री निकला हुआ था, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। मैंने भी एसएससी की तैयारी शुरू करी। जब मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे कैपेसिटी के अंदर, मैं इजिली हैंडल कर सकता हूँ। जब मैंने पहला मॉक दिया था, तो शायद मेरे प्रीलिम्स में 88 मार्क्स रहे थे, और दूसरे मॉक में मैंने 106 कह रहा हूँ। तो उस टाइम कट ऑफ भी उतना ज्यादा नहीं जाता था। ठीक है ना। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरी एसएससी की जर्नी शुरू हुई है। अच्छा, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आपने 10th और 12th और ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया है? मैंने बीए किया है। ओके ओके। अच्छा, तो आपका 10th और 12th में आपका जो स्ट्रीम मतलब स्पेसिफिक मैथ साइड से थे या मतलब आर्ट, ऐसा बिहार में जो बोर्ड होता है उसमें मतलब किस तरीके से, थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएंगे? 10th मैंने 2013 में पास किया था। और बिहार में क्या होता है, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश तो पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। ठीक है। 10th तक तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा था। ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा सीन होता है कि लोग वार्निंग को ना वार्निंग पढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं। वार्निंग की जो प्रोनाउंसिएशन थी एक टाइम में ना, वो मैं भी वार्निंग करता था उसको, है ना। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी अंग्रेजी कितनी अच्छी होगी उस टाइम। बट फाइनली जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो 11th 12th में मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, ठीक ठाक हो गई थी। और उस टाइम तक तो बेसिकली ग्रामर ही पढ़, ज्यादा कुछ हम लोग नहीं पढ़ते थे। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश बोलना आ जाता था या इंग्लिश, ये कोई सीन नहीं था। तो राइट। और जहां तक 12th की बात रही, तो मेरा जो स्ट्रीम था वो कॉमर्स था। तो उस उसमें भी मुझे कोई खास हेल्प नहीं मिला है एसएससी की तैयारी में। एसएससी की तैयारी में जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है मैथ्स और इंग्लिश को लेके, वो मेरी मजबूरी के कारण मिला है। जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया, होम ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए, तो मैं तो खुद हिंदी माध्यम का छात्र था। लेकिन घर की ऐसी कुछ मजबूरी बन पड़ी कि मुझे पढ़ाना शुरू करना पड़ा। शुरुआत में मैं सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाता था, तो मुश्किल से मुझे 200 रुपये 250 रुपये मिल पाते थे एक बच्चे का। और ऐसे में मुश्किल से मैं 1 घंटा या 1.5 घंटा देने के बाद भी 500 रुपया ही अर्न कर पाता एक जगह से। लेकिन जब मुझे पता चला कि जब सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, सब्जेक्ट वाइज पैसा मिलता है, 500 रुपया 1000 रुपया करके मिलता है। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करता हूँ, मैं पहले खुद पढ़ता हूँ और मैं पढ़ाऊंगा। मैंने डिसाइड किया, और धीरे धीरे 6 महीने में ये हालात हो गए थे कि मेरी इंग्लिश काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। और इसका ये रिजल्ट रहा कि मैंने 12th के टाइम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था, 2015 के टाइम में। मैंने एक लोकल स्कूल में भी पढ़ाना शुरू किया, बट वहां मुझे महीने का 1500 रुपया मिलता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक महीना पढ़ाने के बाद आपको वो 1500 रुपया मिलेगा। तो वो एक्चुअली सरस्वती विद्या मंदिर करके एक स्कूल था, जो कि एक आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है, ये एक संस्थागत स्कूल था। तो राइट उसमें राइट। वेतन के रूप में ना मिलके आपको ऑनरेरियम दिया जाता था। ठीक है ना, ऐसे उसमें ऐसा था, एक संस्था के रूप में था वो। तो वो सेवा के भाव से था। तो मैंने शुरुआत में वहां भी पढ़ाया। बट मेरा जो सबसे अच्छा पॉइंट रहा
वो जब मैंने सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे मैथ्स और इंग्लिश दोनों ही काफी ज्यादा अच्छी होगी। और इसका ये रिजल्ट रहा कि मैंने एसएससी में 18 में भी सिलेक्शन लिया था, 19 में भी और 20 में भी। 18 में मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट मिली थी सीबीडीटी में, लेकिन 18 में मेरा ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें जो क्रूशियल डेट था वो 1 अगस्त 2018 था। और मेरा जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट पब्लिश होके आया था वो 10वें महीने का था, 10/10/18 का था। तो मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं था। 19 में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है, और 20 में तो पता ही है, एएसओ इन एमईए। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो 21 आपने का झंडे गाड़ दिए। 21 का भी मैंने प्रीलिम्स दे रखा था, लेकिन मेरे समझ में आ गया था कि ये 20 वाला जो अटेम्प्ट है वो मेरा आखिरी अटेम्प्ट रहने वाला है। मुझे अच्छा, रैंक मैं का इसी अंदाजा लग क्वेश्चन गया पे था कि कि आपने जब बोला कि 18 भी क्लियर है, 19 भी क्लियर और 20 भी क्लियर है, क्या आप आगे भी दोगे क्या? ये मेरा एक क्वेश्चन है। मैं एसएससी का अब कोई भी अटेम्प्ट नहीं देने वाला हूँ। मैंने बताया ना कि मैं 2021 का प्रीलिम्स दिया था, मैंने बिना तैयारी के दिया था, उसमें भी मेरे 100, लेकिन मैं मेंस के लिए नहीं गया। अगर मैं मेंस देता तो मैथ्स में मेरे 200 के 200 मार्क्स रहते, वो रहता है वो, मतलब मुझे पता है मेरी मतलब स्ट्रेंथ क्या है, कि मुझे पता था हमेशा से कि मैं प्रीलिम्स में जो भी स्कोर करूं, डिस्क्रिप्टिव में जो भी स्कोर हो, मेंस में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं। ओके इस बार भी मेरे रैंक शायद डबल डिजिट में होते हैं, अगर मेरा वो एग्जाम के दौरान एक इंसिडेंट नहीं हुआ होता मेरे साथ। ओके ओके। उसका भी एक अलग कहानी है, अच्छा अच्छा। मैं बताऊंगा कभी। हो सकता है तो वीडियो में आगे ही चर्चा करेंगे, एग्जाम का क्या माहौल रहता है, कैसे लोग डरते हैं एग्जाम से, और आप कैसे बिल्कुल, डील अभी करते हैं उससे। आपके और भी क्वेश्चंस हैं। ऐसा माना जाता है कि जिनके 10th और 12th में मतलब मैथ और इंग्लिश में काफी अच्छे स्कोर आते हैं, जिनका मैथ और इंग्लिश काफी अच्छा रहता है, वो एसएससी सीजीएल क्रैक कर लेते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। क्या ऐसा मतलब ये सही है एक्चुअल में? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, अभी तक तो ये सही था, लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश अच्छा नहीं है, वो रेगुलर मेहनत से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हालांकि जिनका मैथ्स और इंग्लिश अच्छा है तो उनके लिए डेफिनेटली एक एज है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट। ठीक है, अभी इस पॉइंट पर आते हैं जो अभी आपने हाल फिलहाल में 2020 में एसएससी सीजीएल में झंडे गाड़े हैं, तो आप लोगों को आपके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिटेल में जाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे रीजनिंग की बात करें, मैथ्स की बात करें, या इंग्लिश की बात करें, जीके जीएस की। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बिगिनर होता है जो एसएससी सीजीएल की अभी तैयारी कर रहे हैं, और हाल फिलहाल अभी दिसंबर में एग्जाम भी है, प्रीलिम्स, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो आपके नजरिए से मैथ्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और ऐसा मतलब बुक भी आप रिकमेंड करना, ताकि स्टूडेंट को काफी हेल्प मिले, और आप बेस्ट टीचर भी बता सकते हैं आपने किस तरीके से पढ़ा, आप अपने नजरिए से बताना जो भी है। जहां तक मैं सब्जेक्ट वाइज आऊंगा, बारी बारी से आऊंगा। पहले मैथ्स डिस्कस करते हैं, इंग्लिश डिस्कस करते हैं, और बाकी रीजनिंग जीके बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैथ्स को लेके मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम्स के दौरान, तो मैं सबसे पहले मैथ्स को ही डिस्कस करना चाहता हूँ। मैथ्स, अगर अगर कोई बिगिनर है जिसको बिल्कुल नहीं पता है कि मैथ्स कैसे पढ़े, और वो एसएससी के फील्ड में आता है, उसके पास समय भी है, वो तैयारी के लिए समय दे सकता है, तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात करना चाहेंगे। ये नहीं कि जो अभी बिगिनर है, उन्होंने 22 का फॉर्म भर दिया और जाके वो एग्जाम देंगे और उनका अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई भी एग्जाम होता है और उसमें अगर मैथ्स की बात आती है, तो उसमें मैथ्स को जब ब्रेक करते हैं तो उसमें एक आध चीजें खुल के सामने। सबसे पहले हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, हमें किसी चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। जैसे कि अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना शुरू करते हैं, तो उसमें सबको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। अब इसी चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सवाल में, उसको वो लर्न करना है। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो ये हम लर्न कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि लर्न कैसे करेंगे, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके जस्ट बाद आता है कैलकुलेशन स्किल। जैसे कि सीआईएसआई के सवाल में आप देखने को मिलता है, या अन्य सवालों में देखने को मिलता है, कि बच्चे कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। परसेंटेज के भी कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं, एवरेज के कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि उनको कैलकुलेट करने करने में ही काफी ज्यादा वक्त लग जाता है, और एग्जाम में उनसे वो क्वेश्चन
खास करके मैं अरिथमेटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें डाटा जो गिवन होता है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। अरिथमेटिक का सवाल ऐसा हो सकता है कि देख करके भी उत्तर दिया जा सकता है, और 10 मिनट माथा पच्ची के बाद भी उत्तर शायद नहीं निकाला जा सकता। सही तो बात है। इट्स ऑल अबाउट डाटा। तो सबसे पहले तो मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा, अगर मैथ्स पढ़ना है तो आपको 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। सबसे पहला है नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट देम। दूसरा है कि कैलकुलेशन स्किल्स होना चाहिए आपके पास। अब कैलकुलेशन स्किल का ये मतलब नहीं है कि आपने जोड़ लिया या घटा लिया या गुना कर लिया भाग कर लिया, ये नहीं। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर प्रॉपर कैलकुलेशन स्किल है तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आप कुछ ऐसा ढूंढ लें जिससे आप 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन टिक कर सकते हैं बिना क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे मेथड्स का मैं एक बार चाहूंगा जिसमें डिजिट डिजिट सम शामिल है, डिजिटल सम जिसको बोलते हैं। इसके अलावा है सेटिस्फाई द जूनियर। इसके अलावा है मल्टीपल, जैसे कि कभी कभी हमें मल्टीपल दिख जाता है मेंसुरेशन के क्वेश्चन में, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। सीजीएल तो एक एडवांस लेवल का एग्जाम है, लेकिन अगर जीडी की बात करें जो लो लेवल एग्जाम होता है, स्टेनो वगैरह में तो मैथ्स आता नहीं है, तो उसमें लो लेवल एग्जाम्स जितने भी हैं उसमें बहुत इजीली आप ये देख सकते हैं कि 11 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, ऐसा करके। हालांकि ये चीजें अक्सर काम नहीं आती है, लेकिन कई दफा काम आ जाती है और आपका अच्छा खासा वक्त बचा देती है। तो इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की। सबसे पहला था नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। अगला है कि आप कैलकुलेशन स्किल होना चाहिए आपके पास। जैसे कि हम यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं कि अगर 4 ऑप्शंस में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो हमारा वो समय बच सकता है और राइट। उसको हम एग्जाम में कहीं और यूज कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में भी ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश लोग प्रैक्टिस करते करते ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको रेलेवेंसी बरकरार रखनी है। क्योंकि एसएससी जो एग्जाम है उसमें मैक्सिमम 80 to 85% ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं, और बाकी जो 5 to 10% क्वेश्चन होते हैं, 10 to 15% क्वेश्चन होते हैं, वो बेसिकली उनका जो बेस होता है वो प्रीवियस ईयर ही होता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ नया पूछ लेते, ऐसा रेयरली पॉसिबल है कि एसएससी कुछ नया पूछती। राइट। तो तो ऐसे में बीच में थोड़ा सा मैं मतलब बोलना चाहूंगा कि आपका कहना यह है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो स्टूडेंट सर्च करता है कि मार्केट में कौन सी बुक पढ़े, ये बुक ले, कभी कभी मैंने देखा कि स्टूडेंट के पास एक बुक के साथ साथ तीन चार बुक मतलब टेबल पर रखे रहते हैं, और ये बुक कंप्लीट करना है, फिर ये बुक कंप्लीट करना है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पे फोकस करना चाहिए? इस पॉइंट पे भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। मैं इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मुझे एक बहुत फेमस फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, बहुत लोगों ने देखा होगा, चांदनी चौक टू चाइना करके मूवी, अक्षय कुमार। उसमें वो कहते हैं कि मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की। मुझे 10,000 मूव से खतरा नहीं जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की। मुझे खतरा है उस मूव से जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ करता था। मैं खुद बता रहा हूँ अपने बारे में कि मैंने क्या मिस्टेक्स किए। मेरे खुद के टेबल पे 8 से 9 मैथ्स के बुक थे, आप अंदाजा लगा सकते। बट विद द पीरियड ऑफ टाइम ये मेरे समझ में आ गया, मैंने हर एक किताब खरीदी, सबको थोड़ा बहुत करके पढ़ा, बट राइट। उस टाइम में उसका रिजल्ट उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। मुझे उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में राकेश यादव की बुक को प्रैक्टिस किया, और एक टाइम ऐसा आ गया था, मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई थी ना कि क्वेश्चन को देख करके मैं उसका आंसर बता सकता था, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। और उस बुक को मैंने इस तरह से प्रैक्टिस किया था कि अगर मुझे अभी भी कोई कहे कि 5 दिन में मैथ खत्म करना है, तो मैं उस किताब से 5 दिनों में एसएससी का पूरा 9700 क्वेश्चन में खत्म कर सकता। क्योंकि मैंने आपसे पूछा था कि यूपी और बिहार के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं साइड के, बोलते हैं कि
इंग्लिश काफी वीक है। एसएससी सीजीएल के लिए किस तरीके से पढ़ें, इंग्लिश में क्या कैसे इंप्रूवमेंट करें, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहता है उनको। तो आप इंग्लिश के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, इसकी इंग्लिश की एक स्ट्रेटजी शेयर करें जिससे कहीं ना कहीं हेल्प मिले बच्चों को। इंग्लिश के बारे में बताने से पहले मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल 2019 में मेरे इंग्लिश में 195 मार्क्स थे। तो बहुत अच्छी बात। होप कि मैं इसके लिए मैं परफेक्ट हूँ मैं इस सवाल का आंसर करने के लिए। इंग्लिश को पढ़ने का मेरा जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। हालांकि इससे पहले मैं ऐड करना चाहता हूँ कि मैंने जो बीए कंप्लीट किया वो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था। इंग्लिश ऑनर्स था मेरा सब्जेक्ट। तो इस हिसाब से भी मैं इस सवाल का आंसर देने के लिए परफेक्ट हूँ। इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज कहा जाता है। अक्सर सुनते हैं कि टीचर्स कहते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको एक लैंग्वेज की तरह पढ़ना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं। बट जहां तक एसएससी जैसे एग्जाम्स की बात करें तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा सा अलग है। मैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज के रूप में नहीं, एज अ सब्जेक्ट के रूप में देखता हूँ। तो अच्छा, एक लैंग्वेज क्या होता है और एक सब्जेक्ट क्या होता है। लैंग्वेज का प्रॉपर जो मोटो होता है किसी सामने वाले को समझाना होता है, चाहे उसका ग्रामर गलत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एग्जाम्स होते हैं और एक सब्जेक्ट के रूप में ये होता है कि आप एक्यूरेसी पे बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो अगर इंग्लिश की बात करूं मैं तो बेसिकली इसको तीन पिलर्स में ब्रेक ब्रेक किया गया है। वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। तो मैं तीनों पे आता हूँ बारी बारी से। सबसे पहले मैं ग्रामर के बारे में बात कर लेना चाहता हूँ। ग्रामर जो है वो मैं कहूंगा कि आप एक बार किसी भी रिकमेंडेड बुक से पढ़ लें। चाहे नीतू मैम वॉल्यूम 1 बुक ले लें, या एसपी बख्शी की जो बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर कोई बिगिनर है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बुक उठाओ, आराम से उसको रूल्स को स्टडी करते चलो, और उसमें जो एक्सरसाइज गिवन होते हैं आप उसको बस करते चलो। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस, जब आप 2 बार 3 बार 4 बार उस चीज को कर लोगे तो आपका उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ग्रामर को याद करने के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसमें कोई मैजिक नहीं हो सकता या कोई लॉजिक नहीं ढूंढना जाना चाहिए कि इसके साथ हैज क्यों लग रहा है और हैव क्यों लग रहा है। अगर लग रहा है तो वो रूल है। हर रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन भी है। तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, उसको मेमोराइज करना पड़ेगा बेसिकली। इसका ये कोई तरीका नहीं है कि आप, हो सकता है कि प्रैक्टिस से वो आ जाए, ये और अच्छी बात है। तो मेरा भी अप्रोच यही था ग्रामर को लेके कि मैं बेसिकली मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस किया करता था क्वेश्चंस के ऊपर, और जो रूल्स मुझे पता नहीं होते थे मैं उनका नोट्स बना लिया करता था। अगर किसी का एग्जाम अगर नजदीक है, जैसे किसी के पास 20 दिन या 30 दिन का ही वक्त है, और उसको एग्जाम में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन को सही करके लाना है, तो मैं एक एडवाइस करूंगा। ग्रामर के लिए आप वॉइस नरेशन की वीडियोस देख सकते हैं, जो मुश्किल से 2 घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, 2-2 घंटे में मैक्सिमम। और ग्रामर के लिए आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड रूल्स वगैरह आप उसके उससे ग्रो थ्रू हो सकते हैं एक बार, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। आप देखेंगे कि कम समय में आप बहुत ज्यादा गेन कर रहे हैं उससे। मैं भी यही किया करता था एग्जाम के टाइम में, बस उसको मैं रिवाइज कर लिया करता था, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड ग्रामर रूल्स होते थे उनको। हालांकि मैंने ग्रामर का नोट्स भी बना रखा था। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या कैसे कर सकते हैं। अब ओके। मैं बात करता हूँ वोकेबलरी की। वोकेबलरी के लिए तो बस रामबान ही है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। हालांकि मेरा तरीका थोड़ा अलग था, मेरे पास टाइम काफी कम होता था पढ़ाई के लिए। मैं मुश्किल से एक दिन में 4 से 5 घंटे ही निकाल पाता था, मुश्किल से। यूजुअली मेरे पास 3 घंटे होते थे। इसका इसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा, ये भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वोकेबलरी के लिए मैं क्या किया करता था, मैं अपने समय को यूज किया करता था। जैसे मैं कहीं गया और मुझे 10 मिनट इंतजार करना है किसी के लिए, तो मैं उस टाइम में फोन निकालता था। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, फोन निकालते हैं और फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा वगैरह चेक करने लगते हैं। लेकिन मैं उस टाइम क्या करता था, मैं एप्स को यूज करता था। मैंने
इडियम एंड फ्रेजेस के लिए ऐप इंस्टॉल कर रखा था फोन में, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, क्योंकि एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चंस आते थे। वन वर्ड के करीब 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, और इडियम वन वर्ड के 12 क्वेश्चन आते थे, और इडियम फ्रेज के 10 क्वेश्चन आते थे। साइनो एंटो मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं याद किया, कभी नहीं याद किया। स्पेलिंग कभी शायद गलती भी नहीं होता था मेरे से। तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं साइनो एंटो छोड़ के बाकी चीजों की तैयारी करूंगा। ग्रामर उस टाइम में 200 मार्क्स में से 99 मार्क्स का होता था, तो लगभग 50% ऑफ द वेटेज जो होता था वो ग्रामर का होता था। वोकैबलरी जो, चलिए वोकैब को कवर करने के लिए मैं उसका श्योर शॉर्ट भी बताता हूँ। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी सबसे अच्छी रहेगी आपके लिए। उसमें से आप एक डेली बेसिस पे 10-10 करके आप साइनो एंटो वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस याद कर सकते हैं, या उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके लास्ट में क्वेश्चंस करके होते हैं और 4 ऑप्शंस भी होते हैं, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और आप एप्लीकेशंस की मदद ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस, आपको मिल जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। तो मैं अक्सर एप्स की मदद लिया करता था, आप भी ले सकते हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आपका ग्रामर का जो पोर्शन था वो स्ट्रांग था, राइट? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। चलिए ठीक है। आपने मैथ्स और इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी बताई काफी वेस्ट है, काफी हद तक, काफी मतलब अगर इस पे वर्क किया जाए तो मैथ्स और इंग्लिश को काफी स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और अब बात करेंगे रीजनिंग और जीके पर। रीजनिंग आपने कैसे पढ़ी, मतलब कहीं ना कहीं अगर इससे पिछले अभी बात करें, अभी तो वेटेज बढ़ा दिया गया, लेकिन खासकर एसएससी सीजीएल में या एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, रीजनिंग पे कम फोकस करते हैं, तो आपने कितना टाइम दिया? थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे तो काफी मदद होगी। रीजनिंग में मुझे कुछ खास दिक्कत होता नहीं था। ऐसे भी मेरे 22-23 क्वेश्चन सही होते ही थे। तो मैं क्या करता था, मैं बस प्रैक्टिस पे फोकस करता था। जो बिगनर्स है उनको क्या करना चाहिए, उन्हें एक बार रीजनिंग का सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, दिक्कत आ रहा है, और उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे ज्यादा रीजनिंग में कुछ है भी नहीं। राइट। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं बिना किसी डिफिकल्टी। राइट। तो उसमें रेगुलर प्रैक्टिस से ही आपको हेल्प मिलेगी। राइट। तो कहीं ना कहीं रीजनिंग भी देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस करना चाहिए। और रीजनिंग में अगर एक क्वेश्चन भी गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से काफी पीछे हो रहे हैं, है ना? और अब बात करते हैं जीके और जीएस। आपने इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा और इसका मतलब आपने कितना फोकस किया और कितना समय दिया, इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जहां तक जीके और जीएस की बात है, तो सबसे कम समय मैंने जीके जीएस पे ही दिया अपनी पढ़ाई के बाद। जीके और जीएस का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। मेरे स्टार्टिंग के एग्जाम में मेरे बस 6 मार्क्स थे जीएस में, 6 नंबर थे बस, 2018 वाले एग्जाम में। और एग्जाम में जीके में ये 25 मार्क्स थे, तो उसमें मेरे करंट अफेयर्स सही होने के कारण इतने मार्क्स थे। 50 में से 25 मार्क्स जो थे वो करंट अफेयर्स के सही होने के कारण थे। इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ कि आप या तो ल्यूशन पढ़े, अगर आपके पास टाइम है तो, जो कि लगभग लोग रेकमेंड करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप थोड़ा कम फोकस करना चाहते हैं, जो कि शायद 22 के लिए अभी संभव नहीं है, आपको मेंस के लिए फोकस करना ही होगा। प्रीलिम्स के लिए अगर आप थोड़ा सा बच के निकलना चाहते हैं जीके से, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन के मनोहर पांडे की बुक ले सकते हैं, जो बहुत ही पतली किताब होती है। वो बस आपको 25 से 30 रुपए में मिल जाएगी वो किताब। और आप देखेंगे कि वो बेसिकली एक फैक्चुअल बुक है, और काफी ज्यादा कंसाइज है। उसको आप 10 या 15 दिनों में पढ़ के खत्म कर सकते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स निश्चित रूप से पढ़ करके जाए। और स्टैटिक जीके अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। ओके, ओके। अच्छा, ठीक है। आपने अभी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी शेयर की है और कहीं ना कहीं आपकी जो स्ट्रेटजी है मुझे बहुत पसंद आई। और जितने भी विगनर हैं और कहीं ना कहीं अगर इस पे वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं अपना जो ड्रीम जॉब का सपना देखा है वो पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो आपने अभी 2020 का रिजल्ट आपका आया,
तो आप क्या इसमें अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं कि आपका रीजनिंग में स्कोर क्या रहा था, और आपका मैथ्स में स्कोर क्या रहा, इंग्लिश में स्कोर क्या रहा, और जीके एंड जीएस का स्कोर क्या रहा? क्या आपको याद है अभी? बिल्कुल अभिषेक, मुझे याद तो था नहीं, लेकिन जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने ये ढूंढना शुरू किया कि मेरे कितने कितने मार्क्स अच्छा, हाँ, आपका एक क्वेश्चन था मेरा सबसे पहले आपसे, कि सबसे पहले स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि टॉपर जो है वो किस तरीके से पढ़ते हैं, और वो मतलब डेली रूटीन उनका क्या रहता है, मतलब वो कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। इनडायरेक्ट में वो ये पूछना चाहते हैं कि वो पूरे एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, क्या 7-8 घंटे पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है? तो इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या अपने नजरिए से आप अपने बारे में, और आपने किस तरीके से पढ़ाई की, वो थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ऐसा नहीं है कि 7 या 8 घंटे लगातार पढ़ाई करने से ही सिलेक्शन होता है। मेरे हिसाब से घंटे कभी भी मायने नहीं रखते। आप जो पढ़ाई करते हैं और आप उससे कितना आउटपुट निकाल पाते हैं, इस पे सारा खेल है। मुझे पढ़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता था, मुझे मुश्किल से 4-5 घंटे ही मिल पाते थे, जिसको मैंने अपने तरीके से अच्छे से भुनाया, और मुझे सफलता हाथ लगी। ओके। अच्छा, थोड़ा सा इस पे आना चाहूंगा कि आपने टीयर 2 और टीयर 3 की तैयारी कहाँ से की, थोड़ा सा इसमें आप बताइएगा, ताकि काफी बच्चों को हेल्प मिले कि अभी टीयर फर्स्ट की तैयारी तो कर ही रहे हैं, और टीयर 2 और टीयर 3 की तैयारी कैसे किया, थोड़ा सा इसमें आप बताइएगा डिटेल में। मैं कभी भी टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 ऐसे करके मैं तैयारी नहीं करता था। हालांकि टीयर 3 का जो है वो एक अलग ही स्ट्रैटेजी होगा, क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है और उसमें मैथ्स इंग्लिश वगैरह शामिल नहीं है। तो अब तो वो टीयर 3 तो रहा नहीं जिसके बारे में राइट, हम राइट। चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चर्चा करते हैं कि मैंने टीयर 1 की तैयारी और टीयर 2 की तैयारी कैसे करी। टीयर 1 की और टीयर 2 की तैयारी मैंने एक साथ ही करी थी। मैंने मैथ्स मान के तैयारी करी थी, इंग्लिश मान के तैयारी करी थी, ना कि टीयर 1 टीयर 2 मान के। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, अलग अलग है। प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन थे और मेंस में 100 क्वेश्चन हो गए थे, मैथ्स की बात करूँ तो। अभी भी ऐसा ही कुछ है, अभी प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन है और मैथ्स में 30 क्वेश्चन है। तो आपको अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि अगर आपने मैथ्स की सिलेबस कंप्लीट कर ली है एक बार और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपकी वही जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो तैयारी मेंस में काम आने वाली। इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही कुछ है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ ही ऐसा ही कुछ है। तो राइट, इसके लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटेजी ना बना करके आपको कंबाइंड स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है कि आप टायर 1 में और टायर 2 में कैसे अच्छा कर सकते हैं। राइट। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि टायर 1 बस क्वालिफाइंग है, तो हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। अगर राइट, किसी लड़के का टायर 1 में 160-70 मार्क्स आता है और किसी का 120-25 मार्क्स आता है, क्वालिफाई तो दोनों ही कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होंगे जिनका 180 मार्क्स आ रहा है, क्वालिफाई वो भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनका 115 आ रहा है और कैटेगरी में वो भी क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो सबका अलग अलग होगा। जिसने 180 स्कोर कर रखा है प्रीलिम्स में, ऑब्वियस है कि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो एकदम हाई होगा। उसको पता है कि उसने अगर प्रीलिम्स में इतना अच्छा स्कोर कर लिया है, तो मेंस में भी वो क्या कर सकता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो ये हालांकि सब कुछ क्या है, हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। ऐसा राइट, अक्सर होता है कि लोग अच्छे से पढ़ाई करके भी जाते हैं, लेकिन एग्जाम में जाते ही उनका हाथ पांव कांपने लगता है। मेरे साथ भी राइट, राइट। शुरुआत में ऐसा होता था। हालांकि ये धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद तो मुझे एग्जाम देने में मजा आने लगा। क्या होता है कि अभी आपने इस पॉइंट पे चर्चा किया कि क्वालिफाई नेचर है, और टीयर फर्स्ट की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि अगर उन्होंने कुछ इस तरीके की थिंकिंग रखी कि अभी तो बस क्वालिफाई करना है, आफ्टर फिर तैयारी अच्छे से करेंगे, तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको तैयारी अभी से कंटिन्यू करना है, और मतलब ये एक थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि ये क्वालिफाई नेचर का है तो मैं इसको कम पढ़ूंगा, इस पर कम फोकस करूंगा, आफ्टर जो फेज सेकेंड होगा उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अभी से आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उस पर फुली फोकस होके
एक सब्जेक्ट को कवर करना, इस तरीके से थिंकिंग होना चाहिए कि मुझे मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपने काफी अच्छी बात इसमें बताई। मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा अभिषेक। ये जो क्वालिफाइंग इन नेचर है वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है, तो नए नए इस फील्ड में आए। अक्सर क्या होता था कि हमारे टाइम में भी ऐसा होता था। जैसे मैं अपना एक पुराना इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा। 2018 में जब मैंने अपना पहला एग्जाम दिया था एसएससी सीजीएल 2018 का, तो उस समय मेरे प्रीलिम्स में 93 मार्क्स थे, जो कि नॉर्मलाइज होके 131.87 हो गया था। और ओबीसी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ जो था वो था 131.18। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने जस्ट बाउंड्री पे क्वालिफाई करा था उस एग्जाम। मैं बिना किसी प्रिपरेशन के एसएससी का एग्जाम, एसएससी प्रीलिम्स के लिए गया था 2018 का, और वो फर्स्ट डे ही मेरा पड़ गया था, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। और वो शायद सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट था, जिसका मुझको एडवांटेज मिला। मैंने अभी चर्चा किया है कि 93 से वो 131.87 के समथिंग हो गया। तो ये तो जस्ट जैसा मेरे लिए एक लक ने काम किया कि मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। तो हो सकता है कि अगर किसी बच्चे के साथ भी ऐसा होता है तो उनके सिलेक्शन का चांसेस बढ़ सकता है, क्योंकि सीटें इस बार काफी ज्यादा अनाउंस हुई है। राइट। और ऐसा हो सकता है कि उसने प्रीलिम्स का बिना मतलब प्रिपरेशन तो हो नहीं सकता, बट कम ही प्रिपरेशन के साथ, बिगिनर हो, ज्यादा दिन नहीं दिया हो एग्जाम को, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद उसको मेंस के लिए ठीक ठाक समय मिल सकता है। 3-4 महीने कम वक्त नहीं होता, उसमें किया जा सकता है। क्योंकि मैथ्स के भी 30 ही क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी 30 ही क्वेश्चन है, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है हालांकि, और 25 क्वेश्चन जीके है। तो मैनेज किया जा सकता है, वो एक पोस्ट लिया जा सकता है। राइट। अच्छा, अभी थोड़ा सा एक पॉइंट पे आना चाहूंगा कि अभी आप वर्किंग में हैं। तो थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि मतलब आपको अभी कैसा फील हो रहा है। अभी जिस पोस्ट पे हैं आप, थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपको मजा आ रहा है इसमें वर्किंग में कि नहीं आ रहा है, किस तरीके से, थोड़ा सा एक्सप्लेन चाहूंगा इसमें। जब मैं मतलब जॉब में नहीं था तो उस समय तो पता ही क्या होता है सीन। गांव वाले पूछते हैं, रिजल्ट पब्लिश हो गया, लोग आके पूछ रहे हैं आपके घर पे कि क्या हुआ, पैसे मांग रहे हैं क्या, घूस मांग रहे हैं क्या, आपका क्यों नहीं हो रहा, राइट। आप फेल हो गए क्या। तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आते हैं आपकी टांग खिंचाई के लिए। तो ऐसा हर जगह होता है, ठीक है, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। मैं अपने पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड सेंट्रल जीएसटी में वर्किंग हूँ, और मुंबई जोन मैंने सेलेक्ट किया था। हालांकि मुझे यूपी वगैरह भी मिल जाता, ठीक है, लेकिन मैंने ही मुंबई सेलेक्ट किया था। और क्योंकि यहाँ का प्रमोशनल एस्पेक्ट जो है वो काफी ज्यादा सही है। 4 साढ़े 4 साल में आप प्रमोट होकर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे चले जाते हैं। मैंने इसको खास करके ध्यान में रखा और मुंबई को मैंने चूज किया था। और इसमें क्या है कि इसका वर्किंग जो आप कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप मैक्सिमम टाइम एक्सेल पे काम करते हो, रिपोर्ट्स आपको सबमिट करने होते हैं। और काम बहुत कम भी होता है, कभी कभी काम बिल्कुल नहीं होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा भी काम होता है। ऐसा हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा ही है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आप सारा दिन बैठे निकाल दोगे, कोई काम नहीं, गप्पे लगा रहे हो, बातें कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यूं ही समय हो, आप घर जा रहे हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत लेट घर आ रहे हो, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है, ठीक है, वर्कलोड। हालांकि ये पोस्ट काफी ज्यादा अच्छी है। जिसको भी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर अगर होम पोस्टिंग मिले तो ये पोस्ट आई थिंक बेस्ट पोस्ट हो सकती है सारी। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बेस्ट पोस्ट पोस्ट साबित हो सकती राइट। राइट। तो मतलब अभी हाल फिलहाल जब कहीं ना कहीं वर्किंग जॉब नहीं रहती तो वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और काफी लोगों की सुननी पड़ती है, रिश्तेदार जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो वो मजे के तौर पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, एक ताना ताना ही मिलता है एक टाइप का, कि वो कहीं ना कहीं खिंचाई कर रहे होते हैं।
आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके कहीं नहीं, आपसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे तो आपके घर वालों से कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से पूछते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको एक नेगेटिव पॉइंट नहीं लेना है स्टूडेंट को, और अपनी तैयारी में लगे रहना है। हर एक मतलब वक्त बदलता है। तो लास्ट में बस एक पॉइंट पे और चर्चा करना चाहूंगा कि हाल फिलहाल अभी जो एग्जाम है, मतलब मॉक टेस्ट पे मतलब कितना फोकस करना चाहिए? आप प्रीलिम्स के लिए कितना मॉक टेस्ट देते थे, क्या आपने स्ट्रेटजी, थोड़ी सी मॉक टेस्ट के बारे में और बता दीजिए, बस ये एक लास्ट पॉइंट है। और काफी आपने स्ट्रेटजी वैसे ऑलरेडी शेयर कर दी है। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है उससे आई थिंक कि कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना और उसको प्रॉपरली यूज करना अपने सक्सेस के रास्ते के लिए, सक्सेस की जर्नी। मॉक टेस्ट का सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। बेसिकली मैंने टेक्स्ट बुक और सुपर मॉक्स को यूज किया था, और मैं ऑफलाइन मॉक्स वगैरह भी मैं मतलब लगाता था कभी कभी, लेकिन ये स्टार्टिंग का था। हालांकि ये टाइम बाउंड एग्जाम है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन मॉक जो होगा वो ऑफलाइन से ज्यादा बेटर होगा। फिर भी अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है, किसी को अगर लग रहा है कि वो ऑनलाइन में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, तो उसे शुरुआत के 1-2 महीने में ऑफलाइन मॉक ही ट्राई करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। और जहां तक मोक लगाने का जो प्रॉपर वे है, आप सबसे पहले मोक लगाते हैं और उसके बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। तो लोगों का एनालिसिस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, बट मेरा जो तरीका था वो अलग था। मैं क्या करता था, मैं अलग अलग कॉपी बना रखा था, मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग और जीके के लिए अलग। अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसा लगता था कि मैं उसमें कॉलम बांट के रखा हुआ था कि मोक में मैं मैथ्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो कितने क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, उसमें से कितने गलत हुए कितने सही हुए। अगर गलत हुए तो ऐसे क्वेश्चन गलत हुए जो मुझे, मेरे से गलत नहीं होने चाहिए थे, यानी सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं। अगर सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं तो मैं उसका कारण भी लिखता था कि हाँ ये कारण था, मैंने ऐसे मिस्टेक कर दी। कई बार ऐसा होता था कि ऑप्शन में गलत चूज कर लेता था, ऐसा भी होता था, ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ। तो अब ये सेम मिस्टेक एग्जाम में भी हो सकता है। तो अगर हम इस चीज की प्रैक्टिस करके जाए घर से, तो ये हायर चांसेस है कि गलती ना हो। जैसे कि मैंने 2020 में इसको अच्छे से यूज किया। मैंने मतलब 99 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करे थे और सारे के सारे सही थे। ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कंप्लीटली सॉल्व किया था पेपर, मैंने 2 क्वेश्चन में तुक्के भी लगाए और लकीली वो करेक्ट भी। तो इसलिए हाँ, हालांकि एक क्वेश्चन मैं शायद बना के बैठ गया था, बट मेरे पास 2-3 सेकंड का भी टाइम नहीं बचा कि मैं अटेम्प्ट करता। अगर मैं अटेम्प्ट कर चुका होता तो शायद मेरे 200 में से 200 मार्क्स होते। अरे वाह। वैसे भी काफी अच्छा स्कोर रहा आपका। और आपने कहीं ना कहीं बताया कि मॉक टेस्ट तो सभी देते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें कहाँ गलती हो रही है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कहाँ गलती हो रही है, मिस्टेक कहाँ पे है, उस चीज को समझिए। अगर आप मैथ्स का मॉक दे रहे हैं या सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि कौन से क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं हुई, जो आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। और कभी कभी एग्जाम का प्रेशर इतना हो जाता है कि आते हुए क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि विकास जी ने आपको काफी इफेक्टिव स्ट्रेटजी शेयर की है, और मुझे काफी अच्छा लगा। विकास जी से मुलाकात भी हुई और इंटरव्यू यहाँ पर कंडक्ट कराया, और आप लोगों को कहीं ना कहीं इससे हेल्प जरूर मिलेगी। तो बस यही है कि आप लास्ट पॉइंट क्या बोलना चाहोगे अभी जो हाल फिलहाल एग्जाम है उसके लिए, और फिर इनफ करते हैं इसके लास्ट है। मैं 2020 सॉरी 2022 के एग्जाम के लिए यही कहना चाहूंगा कि आपके पास जितना भी समय है, आपने जो भी पढ़ा ठीक है। अभी आप ज्यादा फोकस प्रैक्टिस पे करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो अवॉइड करें, यही कहना चाहूंगा। और बाकी तो पता है, प्रैक्टिस इज द की। बिल्कुल। ठीक है। तो काफी अच्छा लगा। और सबसे पहले तो आपको ही मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छे एक पोस्ट और काफी अच्छी रैंक आपने, कहीं ना कहीं आप 2018, 19 और 20 क्वालिफाई हैं। और आपने स्ट्रेटजी भी शेयर की, तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और आपके फ्यूचर के लिए मैं हमेशा शुभकामनाएं देता रहूंगा। और जितने भी स्टूडेंट जो भी बिगिनर हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। और काफी इफेक्टिव सेशन रहा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू अभिषेक, थैंक्स वंस अगेन फॉर कॉलिंग मी टू योर। ओके, ठीक है, थैंक यू।